दोस्तों आज हमारा देश चाइना चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है पॉपुलेशन में। अब देखो बढ़ती आबादी के लिए क्या चाहिए होगा। फूड, फूड, एफोर्डेबल हाउस, एफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एफोर्डेबल मेडिकल, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी। बेसिक नीड है ये जीवन जीने के लिए। अब आप सोचो कि जनसंख्या इतनी तेज़ी में बढ़ रही है, ठीक है, अगर फूड ही ना हो तो फिर क्या होगा। डेफिनेटली है कि यहाँ पे फिर भूख बड़ी हो जाएगी, लोग मरने लगेंगे बिना भोजन के। जिनके पास में पैसा होगा वही पैसा से खाएंगे खरीद के। तो गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा एजुकेट करने की कोशिश कर रही है। किस लिए कि आप अपने फार्मिंग को और भी बेहतर बनाएं और इल्ड जो है जो आप जनरेट करते हो उसको बूस्ट किया जाए, बढ़िया इल्ड आए, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ें और भी वर्क करती हैं। वो ये है कि फार्मर के एजुकेशन के अलावा बेहतर बीज चाहिए, ठीक है, और बेहतर क्या चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा क्रॉप्स है वो ख़राब ना हो और बेहतर इल्ड प्रोड्यूस करें, ठीक। और उसी में एक नाम आता है एडवांस एग्रो लाइफ का, जिसका कि आईपीओ दोस्तों आज से ओपन होने जा रहा है। और हम इसी आईपीओ के बारे में डिटेल्स में अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या ये आईपीओ एक बेहतर आईपीओ हो सकता है आपके लिए, क्या आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है, क्या हमें लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। एवरीथिंग हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट। डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक ब्राइटेस्ट टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्राइटेस्ट टेक को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि फ्यूचर में कोई भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट ए टाइम मिलता है, ठीक है, ताकि आप टाइम फ्रेम के साथ में अवेयर होकर नॉलेज एक्वायर करके और सही डिसीजन लेके बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सको। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं बिना देर किए और आते हैं अपने इस आईपीओ पे। क्योंकि अभी मार्केट में ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आईपीओ जो है ना वो ओपन हो चुका है, ठीक। अब लोग कंफ्यूज है कि कौन से आईपीओ में बिड करना चाहिए। तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे वैसे आईपीओ ही डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, जो कि आपको 2-3 में लिस्टिंग से बढ़िया गेन दे सकते हैं, जिनका कि फंडामेंटल बढ़िया है और जिनका फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया है, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सबको डिस्कस करना उतना टाइम भी नहीं है और वो जायज़ भी नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं पहली चीज़ तो ये कि आप ये जानो कि एग्रोकेमिकल, ये जो कंपनी है बेसिकली एग्रोकेमिकल बनाती है, ठीक। कंपनी का 90% जो अर्निंग है वो B2B सेगमेंट से आता है। अब B2B सेगमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद में आईपीओ पे आएंगे। B2B ये सेगमेंट वो होता है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी बिजनेस पर्सन को सेल करती है, ना कि कस्टमर को। कस्टमर को अगर सेल करिए तो वो B2C में आ जाएगा, B2C में आ जाएगा। लेकिन ये B2B यानी कि 90% कंपनी का अर्निंग B2B से आता है। यानी कंपनी को सेल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो सेल हो रही है कि नहीं है। उनको सिर्फ जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि पेस्टिसाइड्स को कस्टमर के पास में सेल करते हैं, ये उनको सेल करती है, ठीक। कंपनी के पास में करीब करीब में रजिस्टर्ड जो है 410 प्रोडक्ट हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। प्रोडक्ट लाइन कंपनी के पास में बहुत बढ़िया है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी लगभग इंडिया के हर एक स्टेट में फैली हुई है, ठीक। और कंपनी के जो 95% जो अर्निंग आते हैं ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, वो ऐसे हैं जो कि कंपनी के साथ में लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं। यानी कि कंपनी का जो रैकरिंग रेवेन्यू, रैकरिंग प्रॉफिट हो रहा है और ये होते रहेगा। क्यों? ये कंपनी की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। क्योंकि और कोई कस्टमर लगातार आपसे प्रोडक्ट जो है परचेज कर रहा है और ये ईयर बाय ईयर कर रहा है, यानी कि रैकरिंग कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू कर रहा है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, क्रेडिबल है, राइट। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। अब बात करते हैं कि क्या ये ग्रोथ जो है फ्यूचर में रहने वाला है, नहीं रहने वाला है। देखो सबसे पहली बात जानो कि जो हमारा जो मार्केट है, जो ये आप बात कर रहे हो फार्मिंग की, वो बहुत बड़ा मार्केट है। करीब करीब में $30 बिलियन का मार्केट है एग्रोकेमिकल, ठीक। और इंडिया एक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। एक एजुकेशन बढ़ रहा है स्लोली किसानों के पास में। लोग जो है ग्रेजुएट करके खेती कर रहे हैं तो पैदावार में बढ़त होगी, वो पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये कंपनी बूम करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब भी अब अगर देखो कि जनसंख्या बढ़ेगी ना तो फूड का डिमांड होगा ना, तो फूड का डिमांड होगा तो फूड हमें क्या चाहिए कि कम स्पेस में ज़्यादा पैदावार हो। और वो कहाँ से आएगा? जब आप बेहतर पेस्टिसाइड यूज़ करोगे, बेहतर सीड यूज़ करोगे, और वो ये कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। डिमांड एंड सप्लाई।
परफेक्ट स्टॉक यहाँ से बूम करेगा आने वाले 3, 4, 5 साल में, और ये होगा आगे भी अगर प्रोडक्ट सही आता है कंपनी का, कंपनी ऐसे ही ग्रोथ में रही तो। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे चीज़ों को। पहले अब आते हैं हम आईपीओ पे, थोड़ा सा आईपीओ को डिस्कस करते हैं, बेसिक कि आईपीओ एक्चुअली में है क्या। ठीक, तो बेसिक अगर यहाँ पे देखो तो जनरली ये टोटल जो आईपीओ है वो फ्रेश इशू है। अब अगर आपको फ्रेश इशू के बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा, फ्रेश इशू एक्चुअली में होता क्या है। इसमें क्या है ना कि कंपनी नए शेयर्स जो है अलॉट करती है, और इसमें कोई भी इसके जो अर्ली इन्वेस्टर है ना वो सेल करके नहीं निकलते हैं बाहर अपने स्टेक को। यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज करती है ना वो सारा का सारा पैसा कंपनी को जाता है, और कंपनी उस पैसे से क्या करने वाली है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंपनी बेसिकली जो भी पैसा रेज करेगी ना वो पैसा सिर्फ और सिर्फ कंपनी के वर्किंग कैपिटल में रिक्वायरमेंट करेगी, यानी कि कंपनी अपने ग्रोथ के लिए करेगी, बिजनेस एक्सपेंशन करेगी, या फिर प्रोडक्ट का न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए करेगी। क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर में दिख रहा होगा कि कंपनी टोटल पैसे का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल के लिए करने वाली है, वर्किंग रिक्वायरमेंट के लिए करने वाली है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ भी। दूसरा, कंपनी के हम प्राइस बैंड को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आओ, आप कंपनी के प्राइस बैंड को देखोगे तो काफ़ी सस्ता कंपनी है। आप देखो यहाँ पे 95 रुपये से लेके 100 रुपये पर शेयर का कंपनी का प्राइस है। ठीक, यानी कि लगभग आपको 150 शेयर एक लॉट में मिलेंगे। 15,000 का ये अपर बैंड में जाएगा, आपको मिनिमम 15,000 रुपये लगने वाले हैं। ठीक, तो कुछ खास नहीं है। अगर आपको क्या बताऊँ मैं, अगर छोटे इन्वेस्टर हो तो आप एक लॉट के लिए भी जा सकते हो। अब थोड़ा सा, ये तो मैंने कंपनी का बेसिक्स बता दिया, आईपीओ का बेसिक्स बता दिया। आईपीओ जो है आज से ओपन हो रहा है, ठीक है, और ओपन रहेगा आपको 3 अक्टूबर तक। लिस्टिंग आपको मिल जाएगा करीब में, मान चलो 8 तारीख तक मिलने का संभावना है, देखते हैं। हाँ, 8 तारीख तक आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। अगर सपोज दैट अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलता है, लिस्ट हो जाता है, और कंपनी ऐसे ही थोड़ा सा 20% 30% गेन पे होती है, तो आपको लिस्टिंग गेन जो आपके डीमेट अकाउंट में 8 तारीख को शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये टोटल आपको समझ में आ गया बेसिक्स। अब आते हैं थोड़ा सा हम कंपनी के फाइनेंस को। देखो, मार्केट काफ़ी बढ़िया है, ग्रोथ फेज में कंपनी है, आईपीओ भी ठीक ठाक है। अब फाइनेंस भी तो देख लें, कंपनी क्या फाइनेंशियली ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है। तो फाइनेंशियली आते हैं हम, थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंस को देखते हैं। अब अगर 2023 में कंपनी के रेवेन्यू को आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि कंपनी रेवेन्यू बाई क्या कर रही है। 397 करोड़ रेवेन्यू 2023 में, 24 में 455 करोड़, 25 में 500 करोड़। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो बढ़िया ग्रोथ कंपनी में रेवेन्यू में दिया है, लगभग 10 से 12% के सीजर ग्रोथ चल रहा है। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करो तो 14 करोड़, 24 करोड़ और 25 करोड़। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीब में 23 से 24 के बीच में ना डबल हुआ था। ठीक, बट 25 में कुछ खास ग्रोथ रहा नहीं है। ठीक है, मतलब सेल्स बढ़िया नहीं हुआ, बट फिर भी ठीक है, कंपनी ग्रोथ दे रही है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और हम कंपनी के ना कुछ की मैट्रिक्स और भी देखते हैं। डेट, नेट डेट की अगर बात करो तो कंपनी के पास में थोड़ा सा एक इशू है जो कि है नेट डेट। डेट यहाँ आप देख सकते हो कितना है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर कंपनी का डेट है तो ठीक है, कंपनी का ग्रोथ में थोड़ा सा हिंड्रेंस होती है। ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी के पास में डेट रहेगा ना, कंपनी बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको डेट पे करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग पॉइंट रहता है ना, कि जगह आपके पास में कर्ज रहता है तो जितना पैसा आपका आता है ना, सारा पैसा आपका चला जाता है कर्ज में, तो फिर आप ग्रोथ में पैसे को नहीं लगा पाते हो। राइट, तो थोड़ा सा एक ये आईपीओ में थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है, क्योंकि कंपनी के पास में कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। वही अगर मैं पीई की बात करूँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो एज़ कम्पेयर टू अदर लिस्टेड कंपनी ना, जो कि 35-40 के आसपास चल रहे हैं, इस कंपनी का पी फिलहाल में अभी 25 के आसपास चल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 25 जो कहीं से भी आपको ये पी जो है ना वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब एक स्टेबल मूड में है, लेकिन कर्ज है थोड़ा सा, तो ये कंसर्निंग पार्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल अगर मैं कंपनी के बिजनेस, कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी के बाकी चीज़ों को देखूँ ना, तो कंपनी अभी बढ़िया पोजीशन में है। कर्ज को अगर टैकल कर लेती है आने वाले 2-3 साल में, या फिर 3-4 क्वार्टर में इनका कर्ज अगर स्लोली घटता है और रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो चांसेस है कि ये कंपनी आपको 5 से 7 साल में ना बहुत बढ़िया रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्ट करना हो तो मैं ऐसे करूंगा कि पहले कि इसको लिस्ट होने दूंगा। देखो, क्योंकि अभी जो जीएमपी है फिलहाल में, इसका आपको मैं बताता हूँ, जीएमपी अभी करीब में ना 10 से 20% के आसपास चल रहा है। ठीक है, चांसेस है कि 10 से 20% में लिस्ट हो। क्यों? क्योंकि अभी जीएमपी 10 रुपये चल रहा है। ठीक, अगर 10 रुपये बात करो तो 10%,
ठीक है। तो 10% जीएमपी है, कुछ खास जीएमपी नहीं है, ठीक है। मतलब लोगों का सेंटीमेंट उतना हाई नहीं है। चांसेस है कि मे बी 5 से 10% के बीच में लिस्ट हो, या फिर 20% के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आईपीओ ओपन नहीं हुआ है, ओपन आज होने वाला है, ठीक। तो अगर आज ओपन होगा, लोगों का इंटरेस्ट जगता है, लोग इंटरेस्ट लाते हैं इसमें, वेट करते हैं, अगर ये जीएमपी बढ़ता है तो चांसेस है कि बढ़िया लिस्टिंग हो सके। ये बात की बात है। अभी करंट में जीएमपी कम है, ठीक। तो अगर सारे सिनारियो को देखूं तो कंपनी वेल पोजीशन पे है, ठीक है। आपको करना क्या है? अगर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है, आप सेल करो, बाहर निकलो। क्यों? आपको देखना है 2, 3, 4 क्वार्टर की कंपनी जो है लगातार फिर रेवेन्यू जनरेट कर रही है, नहीं कर रही है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कर्ज कंपनी कम कर रही है, नहीं कर रही है। अगर ये स्लोली बाय स्लोली कंपनी टैकल करती है ना, तो चांसेस है कि फ्यूचर में कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। उसके बाद आप कंपनी में ना लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ से आपको डिविडेंड भी चांसेस है कि मिले, अगर कंपनी का डेट खत्म हो जाता है तो, ठीक है। तो ये टोटल हमने एक आईपीओ को डिस्कस कर लिया, कंपनी के एवरीथिंग को डिस्कस कर लिया। अब आपको मैं थोड़ा सा एक क्लू देता हूँ कि जो भी चीज़ें ना आपको यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, आप उससे ना नॉलेज एक्वायर करो, ठीक। और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है ना, वो अपने खुद के बिहाफ पे करो, और या तो किसी न किसी एडवाइज़र से, जिससे आप बात करते हो, जो आपका एडवाइज़र है, उससे आप बात करके अपने रिस्क प्रोफाइल को चेक करो। उसके बाद में ना इन्वेस्ट या बिड करो, ठीक। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्राइट स्टेक प्लेटफॉर्म है, ये जो वेबसाइट है या फिर यूट्यूब चैनल है, कोई भी जहाँ भी आप ब्राइट स्टेक देखते हो, वो कोई भी सेबी से कहीं से भी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो हमारा पेज बेसिकली क्या है ना, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं देते हैं, और ना ही हम किसी टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी और सूटेबिलिटी की गारंटी देते हैं। तो एवरीथिंग यहाँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो करना क्या, आपको नॉलेज बिल्ड करो। नॉलेज बिल्ड करने के पास में ना आपको नॉलेज हो, आप खुद का डिसीजन लो, खुद से आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि हमने कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लेसन्स आपको दिए हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज दिए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लोगों को शेयर करें, और भी लोगों को, अपने फ्रेंड फैमिली को, ताकि वो भी इससे नॉलेज एक्वायर कर सकें और हमारा चैनल ग्रोथ कर सके, ताकि फ्यूचर में आपके लिए हम और भी बेहतर वीडियो लेके आएँ, एजुकेशनल वीडियोज़ लेके आएँ, ताकि आप लर्न कर सकें। और जो भी हमारा चैनल पर कंटेंट है ना, एवरीथिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, रिसर्च से लेके एवरीथिंग। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।